हेलो दोस्तों, मैं रामेश्वर गोदारा आज फिर से हाजिर हूँ जनरल साइंस के दूसरे वीडियो के साथ। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे तत्वों के प्रतीक, आयन, संयोजकता और रासायनिक सूत्र लिखना। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सरल यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना आराम से सीख जाएंगे, जिससे संबंधित पिछली कुछ परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे प्रतीक से संबंधित हो, चाहे रासायनिक सूत्र लिखने से संबंधित हो या संयोजकता से संबंधित। राजस्थान पुलिस से संबंधित जनरल साइंस, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड से संबंधित जनरल साइंस और स्कूल लेक्चरर के जीके पेपर के लिए जनरल साइंस पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तत्वों के प्रतीक। तत्वों के प्रतीक के जो अभी वर्तमान में प्रतीक चल रहे हैं, इन आधुनिक प्रतीक को देने का सुझाव है वो बर्जीलियस ने दिया था। इससे पहले डाल्टन ने तत्वों के प्रतीक बताए थे, लेकिन उन्होंने कुछ एक विशेष निश्चित अलग अलग तत्वों के लिए कुछ अलग अलग आकृतियां बताई थी। उसके बाद में आधुनिक जो प्रतीक प्रचलन में चल रहे हैं वो बर्जीलियस की ही देन है। बर्जीलियस ने बताया कि तत्वों के प्रतीक को अपन उनके नाम के एक अक्षर से या दो अक्षर से ले सकते हैं। कुछ के एक अक्षर से हैं, एक अक्षर से मान लो समान दो तत्वों के नाम पहले अक्षर से समान से शुरू हो रहे हैं, तो उनमें से एक का एक अक्षर से होगा तो दूसरे का एक और दो अन्य दूसरा अक्षर है वो कोई अन्य अक्षर लिया जाएगा और उनसे मिलकर के उसका नाम प्रतीक बनेगा। इसके एक प्रतीक के दो नियम हैं कि प्रतीक का पहला अक्षर जो होगा, कोई भी आप तत्व का प्रतीक लिख रहे हैं तत्व के परमाणु का, तो उसका पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षर में लिखा जाएगा या लिखा जाता है। और प्रतीक के दूसरे अक्षर, यदि कोई तत्व का प्रतीक दो अक्षर से मिलकर बना हुआ है तो उसका दूसरा अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये कतई ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निम्न में से कौन सा प्रतीक एल्यूमिनियम का सही है या गलत है, ऐसे किसी भी तत्व से लेकर के पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, प्रतीक लिखने के दो नियम है कि प्रतीक यदि एक अक्षर से ही बना हुआ है तो उसका पहला अक्षर वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर नहीं होगा, और यदि प्रतीक दो अक्षरों से बना हुआ है तो पहला अक्षर तो कैपिटल होगा ही होगा, लेकिन दूसरा अक्षर कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। अब अपन कुछ तत्वों के मुख्य रूप से 20 तक के तत्वों के प्रतीक लिखना अपन सीखेंगे, क्योंकि ज्यादातर जनरल साइंस के रूप में 20 तक के ही प्रतीक पूछे जाते हैं या कुछ अन्य पूछे जाएंगे, तो वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक है H, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। दूसरा तत्व है हीलियम। हीलियम का प्रतीक है He। देखिए, ये दो अक्षर से मिलकर बना हुआ है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में। तो ये आपके नियमों की पालना करते हुए किया जा रहा है। तीसरा है लिथियम। लिथियम का प्रतीक है Li। चौथा है बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक है Be। पांचवा है बोरॉन। बोरॉन का प्रतीक है B। छठा है कार्बन। कार्बन का प्रतीक है C। सातवां है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक है N। आठवां है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक है O। नौवां है फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक है F। और 10वां परमाणु है आपका तत्व वो है नियोन, और नियोन का प्रतीक है Ne। 11वां तत्व है सोडियम। सोडियम का प्रतीक है Na। 12वां तत्व है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg। 13वां है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al। Al में देखिए पहला अक्षर कैपिटल लेटर में और दूसरा स्मॉल लेटर में। तो ये जरूर ध्यान रखें कि यदि दो अक्षर का कोई प्रतीक है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए, अन्यथा आपका प्रतीक गलत होगा। 14वां तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक है Si। 15वां तत्व है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का प्रतीक है P। 16वां तत्व है सल्फर। सल्फर का प्रतीक है S। 17वां तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक है Cl।
18वां तत्व है ऑर्गन, ऑर्गन का प्रतीक है Ar। 19वां तत्व है पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक है K। और 20वां तत्व है कैल्शियम, कैल्शियम का प्रतीक है Ca। अपन यहां पर देख रहे हैं कि जो नाम पढ़ रहे हैं उस नाम से मिलते जुलते लगभग, जैसे हाइड्रोजन S से शुरू हो रहा है, H प्रतीक है, हीलियम S से शुरू हो रहा है, H पहले में आ गया तो एक आगे का वर्ड ले लिया He, हीलियम बना दिया, लिथियम का Li बना दिया। लेकिन यहां पर भी कुछ नाम जैसे सोडियम, सोडियम नाम शुरू तो SO से हो रहा है लेकिन इसका प्रतीक Na से है, क्योंकि तत्वों के प्रतीक ज्यादातर इंग्लिश नाम के अक्षरों से ही बने हुए हैं, उसके पहले या दूसरे तीसरे अक्षर से मिला करके बनाया हुआ है जिसमें 2 अक्षर लेने होते हैं। लेकिन कुछ नाम जो है वो लैटिन भाषा से लिए गए। किस भाषा से लिए गए हैं? लैटिन भाषा से। तो यहाँ पर सोडियम का जो नाम प्रतीक है Na, वो लैटिन भाषा से लिए गए, जो अपन अब अलग से यहाँ पढ़ेंगे। इसी तरह से पोटेशियम का प्रतीक P होना चाहिए या P से आगे कोई भी वर्ड बना करके होना चाहिए P, लेकिन यहाँ आपको प्रतीक देखने को मिल रहा है K, तो ये भी लैटिन भाषा से ही लिया गया है। ऐसे ही कुछ तत्वों के प्रतीक जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं अपन उनको भी देख लेते हैं। अक्सर जब भी प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन सिंपल में से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इन सिंपल में से पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि पहला अक्षर और दूसरे अक्षर का ये 2 नियमों की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं उनसे संबंधित तत्वों के प्रत्येक अक्षर पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपके समस्त तत्व जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं उनके प्रतीक, उनके यहाँ पर आपके पहले तो तत्वों के इंग्लिश में नाम, फिर उनका लैटिन नाम क्या है और उस लैटिन नाम से ही उनका प्रतीक कैसे बना है वो देखेंगे अपन। तो देखिए लैटिन नाम से लिए गए कुछ प्रतीक है आपके यहाँ पर। पहले तत्व का नाम है यहाँ पर, फिर आपके उसका लैटिन भाषा में क्या नाम है और फिर उसका प्रतीक। प्रतीक याद रखिएगा यहाँ पर इंग्लिश नाम से नहीं लिया गया बल्कि किस नाम से लिया गया है? लैटिन नाम से लिया गया है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर पहला ही मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि सोडियम का प्रतीक है वो किस शब्द से लिया गया है। तो याद रखिएगा लैटिन भाषा के शब्दों से लिए गए हैं, लेकिन यदि नाम पूछ ले कि किस नाम से, तो यहाँ पर दे रखा है सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम और इसी नेट्रियम से Na यहाँ प्रतीक के रूप में लिया गया है। दूसरा है अपना पोटेशियम। तो पोटेशियम में पोटेशियम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के केलियम शब्द से है। लैटिन भाषा में उसका नाम क्या है पोटेशियम का? केलियम। और इसी केलियम से ही क्या शब्द लिया गया है प्रतीक के रूप में। इसी तरह से आयरन जो लोहा होता है अपना, लोहे को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं और लैटिन में फेरम कहा जाता है और लोहे का प्रतीक होता है Fe। तो Fe ना तो आयरन से लिया गया है, ये लिया गया है फेरम शब्द से। Fe प्रतीक जो है वो किस शब्द से लिया गया है? फेरम से। इसी तरह से कॉपर जो आपका तांबा होता है, कॉपर, कॉपर आपके क्यूप्रम शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा में कॉपर को बोलते हैं क्यूप्रम और क्यूप्रम से ही इसका प्रतीक लिया गया है Cu। इसी तरह से आपकी चांदी, चांदी को सिल्वर कहा जाता है इंग्लिश में और इसे लैटिन भाषा में कहा जाता है अर्जेंटम। लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? अर्जेंटम। अब इस अर्जेंटम में से पहला अक्षर तो ले लिया लेकिन दूसरा R नहीं लिया, क्योंकि R यहाँ पर आपके आर्गन का भाग प्रतीक, तो यहाँ दूसरे अक्षर को छोड़ करके तीसरा आपके G ले लिया गया, तो यह शब्द बन गया आपका प्रतीक Ag। तो Ag है सिल्वर का प्रतीक यानी चांदी का प्रतीक। इसी तरह से गोल्ड यानी सोना, सोने का G से नहीं है, वहां पर प्रतीक है Au है, तो यहाँ G से कोई मिलता जुलता नहीं है, लेकिन गोल्ड को लैटिन में कहा जाता है ऑरम और इसी ऑरम से ही सोने का प्रतीक, गोल्ड का प्रतीक लिया गया है Au। इसी तरह से लेड, लेड को लैटिन में कहा जाता है प्लम्बम। लैटिन में लेड को क्या कहा जाता है? प्लम्बम। और प्लम्बम से ही शब्द लिया गया है लेड का प्रतीक Pb। लेड को शीशा भी कहा जाता है, तो शीशा लेड का प्रतीक है आपके प्लम्बम शब्द से लिया गया है और इसका प्रतीक है Pb। इसके अलावा आपके मरकरी, मरकरी शब्द है वो हाइड्राग्राम शब्द से, हाइड्राग्राम शब्द से लिया गया है और इसका प्रतीक हाइड्राग्राम से बनाया गया है Hg।
और टिन जो होता है उसका लैटिन में नाम होता है स्टेनम, और स्टेनम से इसका प्रतीक लिया गया है Sn। और अगला है टंगस्टन। टंगस्टन को लैटिन में कहा जाता है वोल्फ्रम, और वोल्फ्रम का प्रतीक है आपके W। तो टंगस्टन का प्रतीक है वो T से ना होकर किससे है, वोल्फ्रम के W शब्द से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से एंटीमनी, एंटीमनी ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका लैटिन नाम है वो स्टीबियम है, और स्टीबियम शब्द का प्रतीक लिया गया है Sb। तो अपन को विशेष रूप से ये लैटिन नाम से जो प्रतीक लिए गए हैं इन प्रतीक को अपन को विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रीट के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, तो टंगस्टन का प्रतीक क्या होगा, T से नहीं होगा। वहां ऑप्शन में आपको पहले ऑप्शन में T से ही दिया हुआ मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा टंगस्टन का प्रतीक है वो T से ना होकर उसकी लैटिन नाम वोल्फ्रम से लिया गया है और उसका प्रतीक है W। तो अक्सर यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से लैटिन भाषा से जो शब्द लिए गए हैं, विशेष रूप से सोडियम, पोटेशियम और आयरन के ये प्रतीक जो पूछे जाते हैं अक्सर, या इनका ये नाम भी पूछ लिया जाता है कि सोडियम का लैटिन भाषा में क्या नाम है, तो नेट्रियम। पोटेशियम का लैटिन भाषा में क्या नाम है, तो कैलियम। और आयरन का लैटिन भाषा में क्या नाम है, तो फेरम। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, तो अपन को विशेष रूप से याद रखना है। यहां तक की मुख्यतः चीज याद रखनी है, इधर वाली इजीली याद रह जाएगी। यहाँ पर आगे जो क्रम संख्या लगी हुई है ये क्रम संख्या ही इनकी परमाणु संख्या है, इन तत्वों की परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो होती है वो किसी भी परमाणु की प्रोटॉन की संख्या होती है जिस पर धनावेश पाया जाता है। अपन विशेष रूप से परमाणु अलग से परमाणु के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब संरचना, तो वहां पर अपन पढ़ेंगे कि एक परमाणु जो होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। और फिर उसके चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाएं जो होती है, इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन कक्षाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये जो नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उनमें से प्रोटॉन जो है वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन किसको करते हैं, परमाणु क्रमांक को। ये परमाणु क्रमांक आपके संयोजकता निकालने में मुख्य रूप से काम आएंगे, क्योंकि जब परमाणु उदासीन होता है उस पर कोई आवेश लगा हुआ नहीं हो, जैसे सोडियम Na, तो इस पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें सोडियम कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर आ रहा है, तो 11 प्रोटॉन है इसमें और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जब तक कोई आवेश नहीं हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जब आवेश लग जाता है, जैसे प्लस लग गया, तो जितने प्लस लगे हैं उतने प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। प्लस आवेश लगने का मतलब है प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे। अब कितने ज्यादा रहेंगे, एक प्लस ज्यादा है तो एक ज्यादा रह गया, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होते, तो प्रोटॉन तो 11 रहेंगे, तो चेंज कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन पीछे बच गए, तो Na+ का मतलब है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आपके माइनस लग जाए, जैसे क्लोरीन Cl में 17 नंबर पर आ रही है, तो 17 ही प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पर यदि माइनस लग जाए तो 17 की जगह एक माइनस लगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उस पर आवेश माइनस आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ही ऋणात्मक होता है। और यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रह जाती है तो उस पर धनावेश आ जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपके 20 तक के आगे वाली संख्या को आप परमाणु क्रमांक के रूप में भी याद रख सकते हैं। 1 नंबर परमाणु क्रमांक पर हाइड्रोजन है, 2 नंबर पर हीलियम है, 3 नंबर पर लिथियम है, 4 नंबर पर बेरिलियम है, 5 नंबर पर बोरॉन है, 6 नंबर पर कार्बन है, 7 नंबर पर नाइट्रोजन है, 8 नंबर पर ऑक्सीजन है, 9 नंबर पर फ्लोरीन है और 10 नंबर पर नियोन। ऐसे ही करके आपके ये आगे आगे क्रमबद्ध चलते जाएंगे 20 तक के मुख्यतः याद रखना है। इसके अलावा कुछ ये लैटिन भाषा से लिए गए प्रतीक भी आपको याद रखना है। इनके अलावा कुछ और प्रतीक याद रखना है, जैसे जिंक का प्रतीक Z है, वो भी कुछ सूत्र लिखते समय काम में आएंगे, तो वो अपन अलग से आयन पढ़ते समय उनके प्रतीक भी पढ़ेंगे। यहां पर आपको मैं इसी के साथ में एक चीज बता देना चाह रहा हूं कि भाई कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपन संयोजकता निकालेंगे। आगे अपना टॉपिक पढ़ेंगे संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है कि कोई भी परमाणु जो है उसकी संयोजन करने की जो क्षमता होती है, अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है, उसे संयोजकता कहा जाता है।
और यह संयोजकता किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगी, क्योंकि बाह्यतम कोश में परमाणु जो है वो अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं और उस अष्टक को पूरा करने के लिए या तो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे या इलेक्ट्रॉन दान करेंगे यानी त्यागेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए। तो वो अपन परमाणु की संरचना पढ़ते समय मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन इसमें ये प्रतीक आपको याद रहने चाहिए, ये लैटिन भाषा से लिए गए प्रतीक याद रहने चाहिए। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं आयन और संयोजकता। संयोजकता प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है, यानी कोई भी तत्व का परमाणु हो उसके किसी दूसरे परमाणु से या अपने ही परमाणु से जुड़ने के लिए एक निश्चित संयोजन करने की एक क्षमता पाई जाती है। उसी क्षमता को उसकी संयोजकता कहते हैं। अब यह संयोजकता कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए है कि परमाणु अपने बाह्यतम कोश में, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके सबसे बाहर वाला जो कोश होता है उस कोश में अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब है कि उस बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो परमाणु है जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा यानी साझेदारी करेगा दूसरे परमाणु के साथ, या वो क्या करेगा, त्यागेगा अपने इलेक्ट्रॉनों को या ग्रहण करेगा। तो वो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है या कितने को त्याग रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यही संख्या उस तत्व के परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे कुछ तत्वों की संयोजकता यहाँ पर दे रखी है, जैसे हाइड्रोजन की 1, लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटेशियम की 1, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2 और मैग्नीशियम की आपके 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, क्लोरीन की 1 और कैल्शियम की 2। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अपन हाइड्रोजन के बारे में ले लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। 1 का मतलब है उसमें प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए प्रत्येक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं उसके लिए एक सूत्र है 2n²। किसी भी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसकी संख्या कितनी होगी? 2n²। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया बहुत बार कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कोश या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n²। यहाँ n है कि ये जैसे परमाणु का नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस नाभिक से शुरू करें तो सबसे बाहर जो पहला कोश है या कक्षा है उसको बोलते हैं 1 नंबर कोश। तो ये n है कोश या कक्षा की संख्या कि नाभिक से कितने नंबर की कक्षा की बात कर रहे हैं। तो अपन के पास में हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोश में ही आ जाएगा, क्योंकि 2n² के अनुसार पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो 2 इंटू n की जगह 1 और 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसको 2 से गुणा करें तो अपनी संख्या आती है 2। यानी पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो है ही हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो अपन 1 ही रख देंगे। तो यही इसका बाह्यतम कोश हो गया। अब आप कहोगे कि इसमें तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए तो 7 चाहिए, लेकिन अपन इसकी संयोजकता बता रहे हैं 1 ही। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में अष्टक विन्यास नहीं पूरा करता है बल्कि हीलियम का विन्यास प्राप्त करता है। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस से वो है जो ज्यादा क्रिया नहीं करती है, एकदम शांत होती है, यानी उनका बाह्यतम कोश पूर्ण होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इसके बाह्यतम कोश ही है 1 नंबर है, इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इस पर 1 तो खुद के पास है और 1 इलेक्ट्रॉन और या तो ये ग्रहण करेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी, क्योंकि उसके कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है अपने बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए? 1 ही। यहाँ अष्टक नहीं पूरा करता है बल्कि हीलियम का विन्यास, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 1 ग्रहण करते हैं, इसके 2 हो जाएंगे। 1 तो ऑलरेडी है और 1 ग्रहण करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हीलियम का विन्यास प्राप्त करता है। तो हीलियम का विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो प्राप्त करते ही हीलियम का विन्यास आ जाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की 1 होती है। ऐसे ही लिथियम की भी हाइड्रोजन का ही विन्यास प्राप्त करेगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, यानी उसमें प्रोटॉन भी 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है।
क्योंकि उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 3 है तो अपन जानते हैं कि पहले कोष में 2n² के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो पहले कोष में तो 2 भर दिए, अब हमारे पास बच गया 1। अब उससे किस में भरे, तो एक और बार कोष बना दीजिए और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब इसमें बाह्यतम कोष ये हो गया 2 नंबर वाला, 1 नंबर नहीं रहा बल्कि 2 नंबर हो गया। अब 2 नंबर में अष्टक पूरा करने के लिए तो 7 चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो अब इसका ये बाह्यतम कोष ही हट गया। अब बाह्यतम कोष यही हो गया और इसमें हीलियम का विन्यास है, तो ये वापस निष्क्रिय रूप में आ गया। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इसलिए इसकी एक संयोजकता पाई जाती है। जैसे सोडियम होता है 11 नंबर पर, सोडियम है 11 नंबर पर, परमाणु क्रमांक 11 यानी उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। उन इलेक्ट्रॉनों को 2n² के अनुसार भरेंगे, तो पहले कोष में 2n² के अनुसार देखिए किस किस कोष में कितने भरे जा सकते हैं, तो 2n² के अनुसार पहले कोष में 1 रख दिया n की जगह, तो आपके 2 आई, n की जगह 2 रख देते हैं, तो पहले 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, यानी n बराबर 1 हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 हो तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी तरह से n बराबर 3 हो तो 3 यहां रखेंगे, 3 यहां रखने पर 3 का वर्ग 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, n बराबर 3 होने पर उसमें 18 इलेक्ट्रॉन, यानी तीसरा कोष होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ऐसे ही n बराबर 4 हो तो उसमें कितने भरेंगे, तो 4 चौक 16, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन शर्त इसकी एक साथ और है कि इनसे ज्यादा नहीं भर सकते और इनको खाली रख करके अगले कोष में भी इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, लेकिन बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि बाह्यतम कोष रह रहा है और उसमें 8 से ज्यादा रह रहे हैं तो आपको 8 भर के बाकी बचे हुए अगले कोष में ले जाने होंगे। तो यहां पर सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से पहले में भर दिए 2 भर दिए, तो पीछे कितने बचे, पहले कोष में 2, पीछे बचे अपने पास में 9 में से दूसरे में कितने भर सकते हैं, अधिकतम 8 भर सकते हैं, तो दूसरे में 8 भर दिया, पीछे बच्चा 1, क्योंकि 2 और 8 10 हो गए, 11 में से 10 तो एडजस्ट हो गए। अब 1 बचा, 1 अपने तीसरे कोष में जाएगा, 1 किसमें जाएगा, तीसरे में। अब क्योंकि यहां पर इसके बाह्यतम कोष में ये हो गया बाह्यतम कोष सबसे बाहर वाला जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 करने के लिए 7 चाहिए, 7 प्राप्त करना मुश्किल है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इसको त्यागते ही इसके पास में बाह्यतम कोष ये हो गया और इसमें अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए इसकी भी संयोजकता 1 होती है। अपने सोडियम की भी 1, ऐसे ही पोटेशियम की भी 1 होगी। इन सब के आप परमाणु क्रमांक के आधार पर इस तरह से आप व्यवस्थित करके देखें तो इनकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हो, और इसी संयोजकता को आपको कुछ हद तक याद भी रखना है ताकि आपको सूत्र लिखते समय कोई परेशानी ना हो। आगे अपना है आयन। आयन क्या होता है कि कोई भी परमाणु है, जैसे सोडियम है, ये सिंपल रूप में है तो ये उदासीन है, लेकिन इस परमाणु के द्वारा कोई आवेश धारण कर लिया जाता है। ये आवेश 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो ये परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्योंकि प्रोटॉन तो हस्तांतरण नहीं होता, प्रोटॉन नाभिक में होता है, तो ना ही प्रोटॉनों को त्यागा जा सकता है ना ही ग्रहण किया जा सकता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है वो फिक्स रहेगी, तो आवेश किसके बेस पर आएगा, इलेक्ट्रॉन के बेस पर। इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनावेश आएगा और ग्रहण करता है तो ऋणावेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। जो त्यागेगा इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन ज्यादा रह जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा रहने के कारण उस पर धनावेश आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कोई उदासीन परमाणु तो उसमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही ऋणावेश बढ़ जाएगा। जैसे सोडियम में हमने देखा कि अभी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, बाह्यतम कोष में 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो एक धनावेश ज्यादा का यहां लगा देंगे, क्योंकि बाकी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं और बराबर होने के कारण
वो दोनों एक दूसरे के आवेश को संतुलित कर देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान लेकिन विपरीत होता है। एक पर धनात्मक होता है प्रोटॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि सोडियम धनावेशित हो गया, यानी धनावेश में तब्दील हो गया। इस धनावेश को बोलते हैं धनायन, धनायन को इंग्लिश बोलते हैं केटायन। यदि क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन होता है 17 नंबर पर, क्लोरीन होता है 17 नंबर पर, तो उसका विन्यास लिखते हैं अपन 17 नंबर पर है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। पहले कोष में 2 भर दिए, पीछे बचे 15, दूसरे कोष में अधिकतम 8 भर सकते हैं इस नियमानुसार, तो अपन ने 8 भर दिए, 8 तो 10 हो गए, पीछे बचे 7, और तीसरे कोष में अपन 18 भर सकते हैं। लेकिन यदि वो बाह्यतम हो तो 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, लेकिन हमारे पास तो 7 ही बचे, तो अपन तीसरे कोष में 7 भर देते हैं। अब ये अपने बाह्यतम कोष में 8 करने के लिए या तो एक ग्रहण कर लेगा, इसको कोई दे देगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, तो ये संतुष्ट हो जाएगा और निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा। और यदि ये 7 को त्यागता है तब जाकर के 8 होता है, तो त्यागना इसके लिए आसान नहीं है, तो ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है किसी और से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ऋणावेश आ जाएगा। इस ऋणावेश को, ऐसे आयन को ऋणायन कहा जाता है, यानी एनायन। तो ऋणायन कब बनेंगे और धनायन कब बनेंगे? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तो बनता है धनायन। इलेक्ट्रॉन यदि कोई परमाणु, उदासीन परमाणु है, वो त्याग रहा है तो बनेगा धनायन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बनता है ऋणायन। ये 2 कंडीशन मुख्यतः याद रखिए, क्योंकि प्रोटॉन को तो त्यागा या ग्रहण नहीं किया जा सकता, तो केवल परिवर्तन किसमें होता है, इसके बाह्यतम कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन से त्यागेगा, केवल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही त्यागेगा। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को त्यागते समय उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। बिना ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है उसकी कक्षा से, उस ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उस परमाणु को, उस ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। और यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो ग्रहण करते समय उसे ऊर्जा देनी नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा बाहर निकलती है। बाहर निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि, यानी इलेक्ट्रॉन के प्राप्त होने से उत्पन्न हुई, उत्सर्जित हुई ऊर्जा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये 2 परिभाषाएं भी याद रखिए। आयनन एंथैल्पी कब होगी? जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन एंथैल्पी कहेंगे। और दूसरी है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसमें है बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो यहां पर क्लोरीन पर ऋणावेश आ गया, तो इस तरह से ये आयन बन जाते हैं। तो आयन का मतलब ये ऐसे परमाणु जिन पर कोई नेट आवेश यानी कुछ आवेश पाया जाता है, कुछ भी आवेश ना हो तो उसे उदासीन परमाणु कहा जाता है। उदासीन का मतलब है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो दोनों के आवेश भी बराबर होते हैं, लेकिन एक पर धनावेश होता है, दूसरे पर ऋणावेश होता है, तो दोनों आवेश एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, तब तक परमाणु उदासीन रहता है। और इस उदासीन को आयन में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को या तो कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है। तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो भी परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी धनायन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर ऋणावेश प्रभावी होगा और ऋणायन बन जाएगा। इस तरह से ये आयन बनते हैं। अब यहां से आयनों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ आयन दिए हुए हो और उन आयनों में पूछ ले कौन छोटा कौन बड़ा। तो देखिए, जैसे अपन बात करते हैं सोडियम की, सोडियम में Na एक तो ये है, इसमें आपके टोटल इलेक्ट्रॉन है आपके 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, और एक है सोडियम प्लस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन है आपके 10। अब इसकी मैं एक आकृति भी बना देता हूं। ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन वाला नाभिक हो गया, इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक में फिर एक और कोष हुआ,
इस कोष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो हुआ Na+ का। और सोडियम का केवल का बनाना हो तो अपना एक और बना देंगे, इसमें आ जाएगा बाहर वाला 11वां इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम में क्योंकि देखिए यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या है वो बहुत लंबी है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका ये कोष ही खत्म हो जाएगा। ये कोष खत्म होने के बाद में यहां पर 2 ही कोष बचेंगे तो ये परमाणु छोटा हो गया आकार में। तो याद रखिए धनायन उदासीन या ऋणायन की तुलना में छोटे आकार का होता है जब कोष बराबर हो तो। इसके दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यहां पर क्या होगा कि अब कोष नजदीक आ गया तो इन कोष पर नाभिक के प्रोटॉन का, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है और नाभिक में प्रोटॉन पर धनावेश है, तो धनावेश ऋणावेश को आपस में खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच करके रखेंगे, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। ज्यादा होने के कारण कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा होगा, ज्यादा होने के कारण इसका आकार और सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। इसलिए धनायन का आकार हमेशा छोटा होता है, फिर उदासीन का और फिर ऋणायन का। ऋणायन का आकार बड़ा होता है उदासीन या धनायन की तुलना में। तो अक्सर यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा धनायन है वो छोटे आकार का होगा उदासीन की तुलना में, और ऋणायन है वो सबसे बड़े आकार का होगा, क्योंकि ऋणायन में क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। जैसे क्लोरीन की बात कर रहे थे तो क्लोरीन में क्या होगा, एक परमाणु है क्लोरीन के नाभिक के बाद पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष। पहले कोष में 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 10, फिर तीसरे में 7। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसकी तुलना में ऋणायन जब बनेगा यानी एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा तो इसके बाह्यतम कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी एक और आ गया तो 8 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई और प्रोटॉन की कम, और बाह्यतम कोष में बढ़ी है संख्या, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण है वो कम रहेगा। जबकि पहले 7 थे तो 7 को खींचना आसान था 8 की तुलना में, तो 7 को जब खींच रहा था तब आकार छोटा था, लेकिन अब 8 को खींचना तो इसकी तुलना में थोड़ा आकार बड़ा हो जाता है। तो ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु की तुलना में बड़ा होता है, तो ये चीज भी याद रखनी है। कई बार परमाणु के आकार की तुलना की जाती है, तो धनायन का आकार छोटा होगा उदासीन की तुलना में और ऋणायन का आकार सबसे बड़ा होगा धनायन से भी और उदासीन परमाणु से भी, बेशर्ते कोष बराबर हो, कोषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि ऐसे उदाहरण में दे दिए, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन का परमाणु दे दिया और एक सोडियम का दे रखा है, सोडियम का भले ही धनायन कर रखा है लेकिन हाइड्रोजन का उदासीन है तो वो छोटा होगा, क्योंकि उसमें एक ही कोष काम आ रहा है, जबकि सोडियम में तो आपके धनायन दे रखा है तो भी 2 कोष काम आ रहे हैं। तो इसलिए समान कोषों की संख्या वाले परमाणु की जब तुलना करेंगे तो याद रखना धनायन सबसे छोटे आकार का, फिर उदासीन और फिर ऋणायन आएगा।